हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है इंटरफेरेंस, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है या कह सकते हो क्लास नंबर 2 है। इसके पहले की फर्स्ट क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया हुआ है, जिससे शॉर्ट में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स की, आप वहां से जा कर के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने और भी यूनिट के डिटेल लेक्चर्स को भी कवर कराया है और वन शॉट वीडियो को भी प्रोवाइड किया है और सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के क्लास से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो शॉर्ट में और लॉन्ग में भी बन सकता है। टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और इसमें हम लोग कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के भी बारे में पढ़ेंगे जिससे लॉन्ग में क्वेश्चन बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को लिखवाते हुए चलूँगी, समझाते हुए चलूँगी, तो आप लोग कॉपी पेन प्लीज़ निकाल लीजिए और प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर आप मेरी सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं देन आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, तो लिखेंगे व्हेन टू और मोर वेव्स, व्हेन टू और मोर वेव्स, व्हेन टू और मोर वेव, जब दो या दो से अधिक वेव सुपर इम्पोज होती है। सुपर इम्पोज होती मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं ऑन ईच अदर, देन इंटेंसिटी गेट्स मैक्सिमम at some points and gets minimum at some points. This phenomena is known as इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसमें क्या कह रहा है अच्छे से समझिएगा। इसमें कह रहा है व्हेन टू और मोर वेव्स, जब दो और दो से अधिक वेव सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, देन इंटेंसिटी गेट्स मैक्सिमम, तो उसकी इंटेंसिटी जो हो जाती है वो मैक्सिमम हो जाती है एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट्स पे, एंड गेट्स मिनिमम एट सम पॉइंट, और कुछ पॉइंट पे कम भी हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और जब ये मैक्सिमम होती है तब क्या कहते हैं? उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और जब ये इंटेंसिटी मिनिमम होती है उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं आगे। तो अब इसमें आगे लिखेंगे द पॉइंट एट विच इंटेंसिटी इज गेटिंग मैक्सिमम is known as constructive इंटरफेरेंस। ठीक, इसमें कह रहा है द पॉइंट एट विच इंटेंसिटी इज़ गेटिंग मैक्सिमम, ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तो उस पॉइंट को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और ऐसे पॉइंट पे जब हमारी इंटेंसिटी मिनिमम होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो लिखते हैं द पॉइंट एट विच इंटेंसिटी is getting minimum is known as destructive
इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। ठीक, तो ये हो गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक बार फिर बता देती हूँ, जब दो और दो से अधिक वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है कुछ पॉइंट्स पे। इसी फिनोमिना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। और जब हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तो उस पॉइंट को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है, और जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी हमारी मिनिमम हो जाती है तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अब इसका हम लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालते हैं अलग अलग के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या इंटेंसिटी होगी और पाथ डिफरेंस क्या होगा और फेज डिफरेंस भी इसमें लगेगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। तो यहाँ पर हेडिंग डालिएगा फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब हमें क्या निकालना है, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। और मैक्सिमम इंटेंसिटी को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालना है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में आई मिनिमम और आई मैक्स बताया था, मतलब इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है। हम जानते हैं जो आई मैक्स होता है वो कब होता था, कॉस फाई की वैल्यू 1 होगी तब हमारा इंटेंसिटी मैक्सिमम होता था, मतलब कॉस फाई की वैल्यू 1 होना चाहिए। अगर हम कर दें कॉस फाई की वैल्यू 1 कब होती है, कॉस फाई की वैल्यू जब कॉस 2n पाई होता है तब जा कर के कॉस फाई की वैल्यू 1 होती है। मतलब जो फाई होगा वो 2n पाई के टर्म में आना चाहिए, जहाँ पर जो n है वेयर n इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 से लेकर के सो ऑन तक ये जा सकता है। मैंने क्या बताया था, आई मैक्सिमम जो होता है कॉस थीटा 1 होता है, और मतलब कॉस फाई 1 होनी चाहिए। और कॉस फाई 1 कब होती है, कॉस 2n पाई पे, मतलब फाई की वैल्यू 2n पाई होनी चाहिए और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम यहाँ से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का अगर हम फेज़ डिफरेंस निकालें, मतलब कितने फेज़ पे वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अगर हम फेज़ डिफरेंस निकालें तो फेज़ डिफरेंस इज़ इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है, इसका फॉर्मूला है फेज़ डिफरेंस का। तो इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के निकाले तो फेज़ डिफरेंस कितना आ जाएगा, फाई के इक्वल आ जाएगा, मतलब 2n पाई ये हमारा फेज़ डिफरेंस हो जाएगा, और 2 पाई बाई लैम्डा ये एज इट इज़ हो जाएगा। और पाथ डिफरेंस हमें नहीं पता तो पाथ डिफरेंस यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस निकल के आएगा वो n लैम्डा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस आएगा। अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेज़ डिफरेंस बताना है तो वो कितना होता है, 2n पाई होता है। अगर पाथ डिफरेंस पूछ ले तो वो n लैम्डा होता है, और अगर n की वैल्यू दी गई है, लैम्डा की वैल्यू दी गई है, तो आप इसकी पूरी की पूरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अभी हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए देखा, अब मिनिमम इंटेंसिटी के लिए देखते हैं जिसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब हम लोग मिनिमम इंटेंसिटी के लिए देखते हैं, तो डाल लीजिएगा फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, और मिनिमम इंटेंसिटी को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हमने बताया था कि जो इंटेंसिटी मिनिमम कब होती है, इंटेंसिटी मिनिमम होती है जब हमारा कॉस फाई की वैल्यू -1 हो, और कॉस फाई की वैल्यू -1 दो कंडीशंस पे होती है। जब हमारा कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस 2n+1 पाई हो तब हमारा कॉस फाई की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2n+1 पाई हो जाएगा। ये पहला केस है जब कॉस फाई की वैल्यू 1 होती है। और दूसरा केस क्या है, जब कॉस फाई की वैल्यू 1 कब होती है, कॉस 2n-1 पाई पे, तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2n-1 पाई आ जाएगा। मतलब जो है इंटेंसिटी मिनिमम होती है जब कॉस फाई की वैल्यू 1 होती है, -1 होती है, और ये दो केसेस में होती है जब हमारा फाई कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस 2n+5 हो तब जा कर के होती है, और कॉस फाई की वैल्यू कॉस 2n-1 है। तो हमारे पास ये जो फेज़ डिफरेंस निकल आया, क्या निकल आया, 2n+1 पाई आ गया, और दूसरा फेज़ डिफरेंस निकल के आया 2n-1। और यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है 0 1 2 3 से लेकर के n सो ऑन तक चली जाती है, लेकिन जो यहाँ पर n की वैल्यू होती है ये 1 से लेकर के स्टार्ट होती है, ठीक, n से सो ऑन जाती है। अगर हम इसका फेज़ डिफरेंस निकालें तो फेज़ डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे फेज़
डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस तो फेज डिफरेंस किसके लिए निकालते हैं, 2n+1 पाई के लिए निकालते हैं, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस लिख लेते हैं। यहाँ से पाई में से पाई कैंसल आउट हो गया, मतलब 2n+1 अपॉन 2 और ये लैम्डा हो जाएगा। ये हमारा पाथ डिफरेंस निकाला है, किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकाला है। हमने 2n+1 पाई वाला यूज़ किया था, अगर आप 2n-1 पाई के लिए यूज़ करेंगे ना तो 2n-1 पाई बाई 2 लैम्डा हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक भी यूज़ करेंगे तब भी आप लोगों के लिए सेम ही आंसर आएगा जब आप लोग पाथ डिफरेंस निकालेंगे इस फॉर्मूला से। तो मैंने आप लोगों को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बता दिया और मैक्सिमम इंटेंसिटी जिसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो मिनिमम वाला होता है उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को भी पूरा का पूरा बता दिया। अब एक और टॉपिक मतलब पूछा जाता है कि कंडीशंस क्या होती है इस इंटरफेरेंस की, मतलब क्या क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिससे ये हमारा अच्छे तरीके से इंटरफेरेंस हो जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड। जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, साथ ही साथ पूछता है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सस्टेन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होने के लिए कैसी कंडीशन नेसेसरी होनी चाहिए या कैसी कंडीशन सस्टेन की जाती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जितने मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगी पूरे के पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से याद करना है, नोट डाउन करना है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, तो इसमें लिखते हैं, तो लिखेंगे फॉर सब्सटेंड होना चाहिए, SUBS होना चाहिए, SUBS फॉर सब्सटेंड इंटरफेरेंस फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, द टू इंटरफेयरिंग लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। द टू इंटरफेयरिंग सोर्सेज मस्ट इमिट वेव्स having a constant phase difference between them, that is sources must be coherent। अभी मैं आप लोगों को कोहेरेंट क्या होता है उसको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जो कंडीशंस है सब्सटेन इंटरफेरेंस की, वो पहली कंडीशन है कि द टू इंटरफेयरिंग सोर्सेज मस्ट इमिट वेव्स हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मतलब दो ऐसे इंटरफेयरिंग सोर्सेज होने चाहिए जो कि सेम तरह की, मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली वेव्स को इमिट कर रहे हो, मतलब निकाल रहे हो, मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली वेव्स को किसी टू इंटरफेयरिंग सोर्स से इमिट कर रहे हो। ये कंडीशन होनी चाहिए कि सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, सोर्सेज जो होना चाहिए वो कोहेरेंट होना चाहिए। एक बार मैं आप लोगों को और समझा देती हूँ। कोहेरेंट का मतलब होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी वेव्स हैं, तो एक वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, एक वेव फिर से ऐसे ही ट्रैवल कर रही है, तीसरी वेव फिर से ऐसे ही ट्रैवल कर रही है, जिसमें सेम फेज डिफरेंस होता है, उसी को कोहेरेंट वेव्स कहते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो वेव्स होनी चाहिए ऐसा कांस्टेंट उसका फेज डिफरेंस होना चाहिए, और उसकी जो सोर्सेज है, मतलब ये जो सोर्स है जहाँ से वेव इमिट हो रही है, वो इंटरफेयरिंग जो सोर्सेज हैं मस्ट इमिट वेव हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये इंटरफेयरिंग्स सोर्सेज होने चाहिए जिससे जो सेम टाइप्स की या कांस्टेंट फेज डिफरेंस की वेव्स यहाँ से निकल रही है। तो कुल मिलाकर इतना समझिए कि सोर्सेज कोहेरेंट होना चाहिए जहाँ से कांस्टेंट फेज डिफरेंस की वेव्स निकल के आ रही है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे द टू इंटरफेयरिंग sources
should emit light of same frequency or wavelength। इसमें क्या आ रहा है कि द टू इंटरफेयरिंग सोर्सेज, मतलब जो ये दो इंटरफेयरिंग सोर्सेज हैं, शुड इमिट लाइट ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी। जो इंटरफेयरिंग, मान लो यहाँ से एक वेव्स का सोर्स निकल रहा है, मतलब ये सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रही है, ठीक, तो ये कैसी होनी चाहिए, सेम फ्रिक्वेंसी और सेम वेवलेंथ की ही लाइट को इमिट कर सके। द टू इंटरफेयरिंग सोर्सेज शुड इमिट लाइट ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, मतलब जो दो इंटरफेयरिंग सोर्सेज हैं ये कैसी लाइट को इमिट कर सके, जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी हो और सेम वेवलेंथ हो, तभी जा करके हमारा इंटरफेरेंस होगा, ठीक। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे द एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स शुड बी equal or approximately equal। इसमें कह रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स, दो इंटरफेयरिंग वेव्स की जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो तो इक्वल होना चाहिए या लगभग इक्वल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन हो गई। अब फोर्थ कंडीशन में लिखेंगे द टू सोर्सेज मस्ट बी नैरो। जो दोनों सोर्सेज होने चाहिए वो पतले होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि वहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट निकल के आना चाहिए, नैरो होना चाहिए, ठीक। फिर फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। इसमें क्या रहा है द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज, मान लीजिए ये हमारा सोर्स है और ये सोर्सेज है, ठीक, ये सोर्स से यहाँ से लाइट निकल के आ रही है, तो इसमें जो सेपरेशन होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ठीक, ये कह रहा है। फिर लास्ट पॉइंट आता है इसमें, तो लिखेंगे द टू इंटरफेयरिंग वेव्स। ये सारे पॉइंट्स को आप लोगों को एग्ज़ाम में भी लिखना है एज इट इज़, तभी आप लोगों को एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। मैं तो आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि आप लोग आंसर को ना पॉइंट्स में ज़रूर रिप्रेजेंट कीजिए। तो कह रहा है द टू इंटरफेयरिंग वेव्स शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। इसमें कह रहा है जो दो इंटरफेयरिंग वेव्स होगी वो सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ये होता क्या है, इससे पहले मैं आप लोगों को कोहेरेंट का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। तो यहाँ पर डाल लीजिएगा हेडिंग कोहेरेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप लोगों को कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कोहेरेंस क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से हमारा सोर्स है जहाँ से वेव्स निकल रही है, तो मान लीजिए एक वेव ऐसे निकली, ये मूव करके चली गई, एक ऐसे निकली, ये मूव करके चली गई, और ये ऐसे निकली। तो ये पहला केस है। और दूसरा केस देखते हैं कि ये ऐसे 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 हुआ, फिर ये दूसरी वेव्स भी ऐसे ही हुई और तीसरी वेव्स भी ऐसे ही हुई। तो जब यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, मतलब कोई भी वेव ऊपर जा रही नीचे जा रही, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कैसा है, फेज डिफरेंस आर नॉट कांस्टेंट, और यहाँ पर फेज डिफरेंस आर कांस्टेंट। इसमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। जहाँ पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना हो इसको कहते हैं इनकोहेरेंट, या मतलब कि ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को फॉलो नहीं करते। और जहाँ पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो इसको कहते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, या कोहेरेंस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट हेडिंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, वो है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ
लाइट। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आया हुआ है और लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया करता है। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके दो टाइप्स भी होते हैं, टेम्पोरल कोहेरेंस और स्पेशियल कोहेरेंस। उसके बीच में डिफरेंस भी काफ़ी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट और व्हाट आर द टेम्पोरल एंड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, या पूछ सकता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टेम्पोरल एंड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिखेंगे, द सोर्स producing interfering waves having सेम, या कह सकते हो कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जो कि मैंने आप लोगों को अभी समझाया हुआ है, डिफरेंस, आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ये कह रहा है द सोर्स प्रोड्यूसिंग, ऐसा सोर्स जो कि प्रोड्यूस कर रहा है इंटरफेयरिंग वेव्स को, जिसका कांस्टेंट फेज डिफरेंट है, मतलब सेम फेज डिफरेंट है, इसी को कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। आप लोग चाहे तो ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा जिसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। ठीक, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, सेम कांस्टेंट डिफरेंस है। अब जो कोहेरेंस होता है ना, ये दो टाइप का होता है। कोहेरेंस ये दो टाइप का होता है, एक टेम्पोरल कोहेरेंस होता है और एक स्पेशियल कोहेरेंस होता है। तो एक एक को डिटेल में अच्छे से देखेंगे और बहुत बार इसका डिफरेंस भी पूछा गया है, तो मैं सोच रही हूँ डिफरेंस ही बता देती हूँ आप लोगों को। अगर टेम्पोरल आता है तो टेम्पोरल के बारे में पूरा लिख लीजिएगा, स्पेशियल आता है तो स्पेशियल के बारे में पूरा लिख लीजिएगा। ठीक, तो एक साइड डालिएगा टेम्पोरल कोहेरेंस और बीच से लाइन कर लीजिएगा, और दूसरे साइड डालिएगा स्पेशियल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होता है, स्पेशियल कोहेरेंस क्या होता है, एक एक पॉइंट समझाते जाऊंगी, लिखवाते जाऊंगी। ठीक, तो टेम्पोरल कोहेरेंस में लिखिएगा, टेम्पोरल कोहेरेंस इज कंसर्न्ड, CONCERNED, कंसर्न्ड विथ the phase correlation of waves at a given point in space at two different इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसमें क्या रहा है, टेम्पोरल कोहेरेंस इज कंसर्न विद द फेज को रिलेशन ऑफ वेव्स। टेम्पोरल कोहेरेंस वो कंसर्न करता है कि जो फेज हो उसका को रिलेशन हो वेव्स का एट अ गिवन पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे स्पेस में, एट टू डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पे। टेम्पोरल का पूरा सेंस टाइम से निकल के आता है, तो इसमें कह रहा है कि दो अलग अलग टाइम पे जो हमारी वेव्स निकल के आती है उसका फेज का कोरिलेशन होना चाहिए। ठीक, अब स्पेशियल कोहेरेंस क्या होता है, लिखेंगे स्पेशियल कोहेरेंस इज कंसर्न्ड विथ द फेज कोरिलेशन of two different points across a wave front at a given instant of time।
इसमें क्या कह रहा था कि जो टेम्पोरल कोहेरेंस दो अलग अलग टाइम पे और सेम पॉइंट पे जो को रिलेशन होता है फेस का, उसी को टेम्पोरल कोहेरेंस कहते हैं। लेकिन स्पेशल कोहेरेंस कहता है कि जो फेस का को रिलेशन होगा दो अलग अलग पॉइंट्स पे होगा। इसमें सेम पॉइंट था, इसमें दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, और इसमें दो अलग अलग टाइम था, लेकिन इसमें जो टाइम होगा वो मतलब एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होना चाहिए। तो ये टेम्पोरल कोहेरेंस की डेफिनेशन हो गई, ये स्पेशल कोहेरेंस की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे रिलेटेड विथ टाइम, क्योंकि ये टाइम से रिलेटेड है तो लिख देंगे रिलेटेड, रिलेशन विथ टाइम, रिलेशन विथ टाइम। और ये क्या है, रिलेशन विथ पोजीशन, रिलेशन विथ पोजीशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसको लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल कोहेरेंस। और इसको क्या कहा जाता है, इसको ट्रांसवर्स कोहेरेंस कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स कोहेरेंस। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया ना, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, ज़रूर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ कि जो टेम्पोरल कोहेरेंस होता है इसको इंटरफेरोमीटर में मेज़र किया जाता है, और स्पेशल कोहेरेंस को भी इंटरफेरोमीटर में मतलब इसको मेज़र किया जाता है। लेकिन जो इसमें इंटरफेरोमीटर यूज़ होता है वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आप लोगों को कवर भी कराऊंगी। और जो इसमें मेज़र किया जाता है वो यंग डबल स्लिट इंटरफेरोमीटर होता है, जो कि इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगी। ठीक, तो इसमें एक एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। मेजर इन इंटरफेरोमीटर सच एज माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और इसमें पॉइंट लिखिएगा, मेज़र इन इंटरफेरोमीटर, दिख रहा है आप लोगों को, इंटर FERO मीटर, सच एज यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरोमीटर। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यंग डबल स्लिट इंटरफेरोमीटर बताऊंगी। फिर उसके बाद कुछ और टॉपिक्स कवर करने के बाद माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फैब्री प्रेयोड इंटरफेरोमीटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, इससे लॉन्ग में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इतना हो गया है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा, जिसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी और जिसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं उसका फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस देखा। फिर उसके बाद मिनिमम इंटेंसिटी पढ़ा, जिसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहता है, इसका भी हम लोग फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस देख लिए। और हम लोग ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया, जो कि है कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस। फिर मैंने आप लोगों को कोहेरेंस के बारे में बताया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों को कराया कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, इसकी डिफिनीशन पढ़ा दी, और इसमें के दोनों टाइप्स के बीच में डिफरेंस भी बता दिया है। अगर नहीं समझ में आए वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी चीज़ें पढ़ाने वाली। इसमें एक टॉपिक और रह जाता है, इसमें टॉपिक है मेथड टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स। कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस होता है, हाँ ये टॉपिक भी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मेथड्स टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स। तो इसमें लिखते हैं, इसमें लिखिएगा टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस the two sources are derived from a single source by some device so that any phase change
taking place in one is multaneously simultaneously accompanied by the same change in other। पहले लिख लीजिए, समझाती हूँ। इसमें कह रहा है कि हमें पढ़ना है कौन कौन से ऐसे मेथड है जो कि कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए द टू सोर्सेज आर डेराइव फ्रॉम अ सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइस सो दैट एनी फेज चेन टेक प्लेस इन वन एंड इज साइमल्टेनियसली अकम्पेनिड बाय द सेम चेंज इन अदर। वही चीज़ कह रहा है कि इसको डेराइव करने के लिए हमें एक सिंगल सोर्स चाहिए होगा, कोई ऐसा डिवाइस जो कि ये मेज़र कर सके कि फेज चेन पहले में कितना हो रहा है और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली ये भी मेज़र कर सके कि फेज चेंज दूसरे वाले में कितना हो रहा है। तो ये कुछ अलग अलग डिवाइसेस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आगे लिखिएगा वेरियस डिवाइसेस टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आर द फॉलोइंग। ऐसे कौन कौन से डिवाइसेज हैं जो कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, और मैं आप लोगों को ये सारे डिवाइसेस में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहला जो डिवाइस है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है लेज़र बीम मैथड। और तीसरा क्या है? ये है फ्रेशनेल्स बाइप्रिज्म मैथड। फ्रेशनेल्स बाइप्रिज्म जो कि दो तरह का प्रिज्म निकाल करके होता है, बाइप्रिज्म मैथड। ये मैं कराऊंगी आप लोगों को, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराऊंगी, फ्रेशनल बाइप्रिज्म मेथड कराऊंगी, जो कि आप लोगों के सिलेबस में है, जितना सिलेबस में उतना कराऊंगी, ठीक। और जो फोर्थ है लियोट्स सिंगल मिरर मेथड, ये भी मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक। और फिफ्थ है फ्रेशनेल्स डबल मिरर मेथड, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक। और फिर उसके बाद जो सिक्स्थ है वो है बिलेट्स स्प्लिट लेंस मेथड, ये भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। मतलब ये कुछ ऐसे डिवाइसेस के नाम बता रही है जो कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। और जो सेवन्थ वाला डिवाइस है वो है द बाइप्लेट्स मेथड। आप लोगों के सिलेबस में क्या है? यंग डबल स्लिट मेथड है, फ्रेशनल बाइप्रिज्म मेथड है, लेआउट सिंगल मिरर मेथड है, और बस इतना ही है। और तीनों के टॉपिक को मैं आप लोगों को अगली वीडियो में करा दूंगी। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए फ्रेशनल्स का जो बाइप्रिज्म मेथड है इसको भी पढ़ा दूंगी, यंग्स का डबल स्लिट मेथड भी पढ़ा दूंगी, और लेआउट सिंगल मिरर मेथड पढ़ा दूंगी जिसमें वेव फ्रंट स्प्लिटिंग है, एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग वगैरह भी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं। कोई भी डाउट होता है आप लोगों को कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मेरी हर वीडियो 5 बजे मिल जाएगी, आप लोगों को 7 बजे मिल जाएगी, तो आप लोग दोनों टाइम पे एक्टिव रहा करिए। अब दोनों टाइम पे आप लोगों को क्लासेस मिल जाएगी। आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। एक भी बच्चा 4 से 5 बच्चों तक शेयर करेगा या अपने स्टोरीज़ वगैरह में भी लगा देगा, ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके और वो लोग भी अच्छे से क्लास को अटेंड कर सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आएँ। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सच में दिल से अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई भी वीडियो नहीं मिलती है तब भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जा कर के भी देख सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।